तो आज लघु सिद्धांत कौमुदी का अनुसंधि प्रकरण में आज हम लोग का प्रकृति भाग में ही चतुर्थ दिवस है। तो आज के दिन हम लोग लघु सिद्धांत कौमुदी का संधि प्रकृति से संख्या देखेंगे और भी प्रकृति संख्या देखेंगे जो हम लोग देखेंगे इसके अलावा, और उसके साथ साथ उन प्रकृति संख्या का प्रकृति भाव हो जाएगा। वही सूत्र है उत्तर प्रदेश से आज। तो इसी चीज को हम लोग और भी विस्तार रूप से आज जानने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मंगलम करेंगे। तत्वा सरस्वती देवीं शुद्धां पुण्यां करोम्यहं पाणिनीयं प्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीं येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं पररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनीं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मित्रयम्। तो आज पुनरावर्तन, पहले हम लोग एक बार पुनरावर्तन कर लेंगे। जो भी हम लोग अभी तक पढ़े उसको एक बार पुनरावर्तन कर लेंगे। तो वहां सबसे पहले हम लोग देखे थे प्लूत उदात्त आदेश। ओके, तो उदात्त आदेश हम लोग देखे हैं। तो प्लूत उदात्त आदेश का सूत्र क्या है? प्लूत उदात्त आदेश का सूत्र है दूरात् हुते च। बोल रहा है कि दूरात् हुते वाक्यस्य टेः प्लूत उदात्तादेशः। दूरात् हुते अर्थात दूरात्, दूर से हुते अर्थात संबोधन। दूर से यदि आपको कोई आह्वान करता है, हुते मतलब संबोधन करता है दूर से, तो वाक्य का जो उस वाक्य का जो टी है उसका प्लूत उदात्त आदेश होता है। ये प्लूत उदात्त आदेश हम लोग देखेंगे पिछले कक्षाओं में। और क्या देखेंगे? प्रकृति भाव देखेंगे। प्रकृति भाव किस तक होता है, क्या होता है? तो प्रकृति भाव का सबसे पहला सूत्र हम लोग देखे हैं, सर्वत्र विभाषा गो से एक प्रकृति भाव होता है। बोल रहा है अपढ़े अति परे एंगंत गो को विकल्पेन प्रकृति भाव है। एंगंत गो का विकल्प से प्रकृति भाव हो जाता है अपढ़े रहने से। तो ये एक प्रकृति भाव का हम लोग सूत्र देखे हैं। और इसके साथ साथ ही हम लोग एक और प्रकृति भाव का सूत्र देखे हैं, प्रकृतिया अचिनित्यम। बोल रहा है कि अचि परे प्लूत प्रकृतिय वाची शब्दाः प्रकृति भावः। तो जो अच पर में रहने से प्लूत और प्रकृति से वाची जो शब्द है उनका प्रकृति भाव हो जाता है। कब? अच पर में रहने से। तो एक चीज हम लोग को आज याद रखना है, ये जो पर में रहने से इसको कंडीशन अथवा निमित्त या कारण बोला जा सकता है। ये जो प्रकृति से संज्ञा हुआ इसका कारण क्या है? अच पर में रहना। ठीक है, सॉरी, ये जो प्रकृति भाव हुआ इसका कारण क्या है? तो अच पर में रहना। किससे पर में? प्लूत से और प्रकृति से पर में। ठीक है, तो यहाँ पे निमित्त कौन हुआ? तो अच हुआ निमित्त। ये ध्यान में, अर्थात कारण जो हुआ वो हुआ अच। ठीक है, ये एक तो आज ध्यान में रखना है, आगे आने वाला है ये चीज। ठीक है, तो आगे देखते हैं। और हम लोग क्या देखेंगे? प्लूत उदात्त आदेश देख लिए, प्रकृति भाव देख लिए। अब देख रहे हैं निपात संज्ञा। हम लोग निपात संज्ञा भी देखे हैं पिछले कक्षाओं में। निपात संज्ञा का सबसे पहला सूत्र हम लोग देखते हैं, चादयो सत्वे अद्रव्य अद्रव्यार्थे चादीनां निपात संज्ञा। अद्रव्यार्थ अर्थात जिसका लिंग संख्या नहीं होता है, ऐसे जो चादी है उनका निपात संज्ञा हो जाता है। तो निपात संज्ञा हम लोग देखे हैं चादयो सत्वे, पहला सूत्र है। दूसरा सूत्र है निपात संज्ञा का जो हम लोग देखे हैं वो है प्रादयः। ये भी अद्रव्यार्थ है, प्रादीनाम निपात संज्ञा। ये भी अद्रव्य अर्थ में प्रादियों का ही निपात संज्ञा हो जाता है। ओके, तो ये हो गया निपात संज्ञा। और जैसा कि मैंने पिछले कक्षा में भी बोला था कि प्लूत और प्रकृति से पर में अच रहे तो प्रकृति भाव होता है। तो जिसका जिसका नाम हम लोग प्रकृति संज्ञा दे देंगे, मतलब प्रकृति दे देंगे, उससे पर में अच रहने से प्रकृति भाव हो जाएगा। साधारण सी बात है। तो यहाँ पे हम लोग देख लें प्लूत संज्ञा प्रकृति भाव आदेश हो निपात संज्ञा। ठीक है, मतलब प्लूत उदात्त आदेश निपात संज्ञा। ठीक है,
अब देखेंगे कि प्रकृति संज्ञा क्या होता है, प्रकृति के बारे में हम क्या क्या पढ़े हैं। तो प्रकृति संज्ञा में देखिए, प्रकृति संज्ञा में हम लोग पढ़े हैं, सबसे पहला सूत्र हम लोग प्रकृति संज्ञा का पढ़े हैं वह ईदुदे द्विवचनम प्रकृष्यम, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। यू हैव एनी आइडिया क्यों ये इंपॉर्टेंट है? क्यों ये इम्पोर्टेंट है? ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें से ई टू टेट अनुवर्तन हो रहा है आगे तक, प्रकृति से तो और भी आगे तक। ठीक है, तो इसीलिए यही यहाँ से प्रकृति संज्ञा शुरू होता है अष्टाध्यायी क्रम में देखिए तो इसीलिए ये सूत्र बहुत ही, तो प्रकृति संज्ञा का हम लोग सबसे पहला सूत्र ये पढ़े, ई टू टेट द्विवचनम प्रकृष्यम। तो ऐसा जो ईट ऊट एत अंत द्विवचन का प्रकृति संज्ञा होता है, और जैसे ही प्रकृति संज्ञा हो जाता है इनका, इनसे पद में यदि अच रहे, अर्थात निमित्त रहे प्रकृति भाव का, तुरंत प्रकृति भाव हो जाएगा। ओके, तो ऐसा पहला प्रकृति संज्ञा हम लोग द्विवचन प्रकृति से पढ़े। उसके बाद हम लोग देखिए आदर्शोपात, ये इससे भी प्रकृति संज्ञा करते हैं हम लोग, प्रकृति संज्ञा देखते हैं। तो आदर्शोमात सूत्र से भी प्रकृति संज्ञा कहता है, क्या करते हैं, आदर्श शब्दस्थ मकारात, आदर्श शब्द में स्थित जो मकार, उससे उसके अनंतर, मतलब उससे पर में जो ई उ, ऐसा ई उ अंत आदर्श शब्द का, जो मकार से पर में ई उ है, ऐसा ई उ अंत आदर्श शब्द का क्या हो जाता है, प्रकृति से संज्ञा हो जाता है। ओके, तो ये हम लोग प्रकृति संज्ञा का दूसरा सूत्र पढ़ेंगे। अच्छा, और हम लोग प्रकृति संज्ञा का एक और सूत्र पढ़ेंगे, वो है निपात एकाजनांग। ओके, तो निपात एकाजनांग हम लोग पढ़े हैं। तो निपात एकाजनांग में हम लोग देखे हैं कि आंग वर्ज एकाच निपाताना, आंग को छोड़कर जो एकाच निपात है, एकाच निपात मतलब अ आ ई उ ए ओ, ये सब एकाच निपात है। तो इन सब एकाच निपात का, इनका पहले निपात संज्ञा किससे होता है, इनका निपात संज्ञा चादयो सत्वे से होता है, और निपात संज्ञा चादयो सत्वे होने के कारण, चादयो सत्वे से होने के कारण निपात एकाचनांग से वो जो अ आ इ ई इन सब का एकाच होने के कारण उनका फिर से प्रकृति से संज्ञा हो जाता है, क्योंकि वो एकाच निपात है और आम को छोड़। ठीक है, देखिए, तो ये बात है, इसको अच्छे तरीके से रिमेम्बर, याद रखना है। ओके, अच्छा, तो निपात एकाचनांग, तो हम लोग कितने सूत्र पढ़े हैं प्रकृति से संज्ञा का अभी तक? ईदुदे द्विवचनम प्रकृति, अरसोमात और निपात एकाचनांग, टोटल कितने हुए? तीन। हाँ, तो तीन हम लोग सूत्र पढ़े। ठीक है, और मैं पिछले कक्षा में निपात एकाजनांग का जो अनांग भाव है उसको मैं बोला था कि अगले क्लास में करेंगे, तो टू बी कंटिन्यू जो है अनांग इति, अनांग जो भाग है आंग को छोड़कर, उस भाग को मैं आज बोलने वाला हूँ। ओके, तो शुरू करता हूँ, अनांग भाग क्या। तो हम लोग ध्यान से देखेंगे निपात, पहले एक बार सूत्र को देख लेते हैं फिर से। निपात एकाजनांग ये सूत्र है, तो इस सूत्र में हम लोग वही सब देख लेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे सूत्र प्रभेद, तो ये एक संज्ञा सूत्र है। निपात एकाजनांग अभी अभी हम लोग देखे, जिससे कौन सा संज्ञा किया जाता है, तो प्रकृति संज्ञा किया जाता है। पदच्छेद में देख लेंगे हम लोग, निपातः एकाच अनाग, तो एकाच अनाग निपातः प्रकृष्यम, ऊपर से इदुदे द्विवचन प्रकृष्यम से प्रकृष्यम आ गया। तो एकाच एकाच अनांग निपातः, आंग को छोड़कर जो एकाच निपात, उसका क्या हो जाता है, प्रकृति संज्ञा हो जाता है। देखिए पदच्छेद में ही अर्थ निकाल, अधिकार क्या चलता है, इसका कोई, इसमें कोई अधिकार नहीं आ रहा है। अनुवृत्ति देख लेंगे, अनुवृत्ति में सबसे पहला एक एक ही अनुवृत्ति होता है, अभी अभी मैंने बोला प्रकृतियम का अनुवृत्ति होती है, कहाँ से, एक एक 11, कौन सा सूत्र है ये, अभी अभी मैंने बोला ना, इदुदे द्विवचनम प्रकृतियम से प्रकृतियम आ जाता है। तो ये प्रकृतियम जो है इदुदे द्विवचन प्रकृतियम से प्रकृतियम आ जाता है। तो संपूर्ण सूत्र क्या हो गया, तो एकाच अनांग निपातः प्रकृतियम, अर्थात एकाच अनांग जो निपात है
जैसे अभी मैंने यहाँ बोल दिया था एकाचनांग निपात का प्रकृति संज्ञा होगा। तो यहाँ देख लीजिए सूत्रार्थ क्या दिया है पुस्तक में। एक वहां संधि करके दिया है, मैं यहाँ संधि को वो कर दिया हूँ। तो एक अच निपात, एक अच जो निपात है, आंग वर्जः, आंग को छोड़कर उसका प्रकृति संज्ञा होता है। तो आंग को छोड़कर जो एक अच निपात है उसका प्रकृति से संज्ञा हो जाएगा। किनका होगा, मैं फिर से यहाँ पे बोल रहा हूँ, अ आ इ ई जो सब है उनका ही होगा, क्योंकि वही एक आज की बात है। दूसरे व्यंजन वर्णों में एक आज है, लेकिन यहाँ एक आज से तात्पर्य ये है कि वो एक ही अच रहना है, कोई हल वर्ण वहां नहीं रहेगा। ठीक है, तो देयरफॉर यहाँ पे ऐसा कहा। अच्छा, अब हम लोग देखने जा रहे हैं ये आंग वर्जः, आंग को छोड़कर ऐसा क्यों बोला, यही देखने जा रहे हैं कि आंग को छोड़कर जो है ये आंग क्या चीज है, उसको हम लोग थोड़ा सा विचार पूर्वक देखेंगे। ठीक है, ओके। तो निपात एकाचनात्, ये सूत्र है, ध्यान से समझिएगा। देखिए, अस्मिन् सूत्रे अनांग इत्युक्ते आंग वर्जः इत्यर्थः। इस सूत्र में अनांग मतलब क्या है, अनांग मतलब है आंग वर्जः, अर्थात आंग रहितः बोल सकते हैं। तो आंग को छोड़कर ऐसा अर्थ है इस सूत्र में। जो अनांग है, अनांग का अर्थ क्या है, आंग को छोड़कर। ठीक है, अच्छा, अब बोल रहा है आंग इत्यत्र नकारस्य हलन्त्यम इत्यनेन इत संज्ञायाम आ इति स्थितिः। ओके, आंग यहाँ पे नकार का हलंत्यम से इत संज्ञा होने के कारण आ इति स्थिति। तो आंग मतलब आ, ऐसा हम लोग समझ लेते हैं साधारण तौर पे। ठीक है, ओके। तो अब देखिए, आंग इति प्रादिषु अंतर्भवति, आंग जो है वो प्रादियों में अंतर्गत होता है, प्रादियों के अंतर्गत होते हैं आंग। प्रपरा अपसम अनु अपनिस निर दुस दुर भी आंग, वो वाला आंग। तो वो आंग जो प्रादियों में अंतर्गत होते हैं, यहाँ जो आंग है वो, मतलब यहाँ पे जो आ है, क्योंकि नकार का तो इत हो जाता है, उसके बाद तो आ ही बचता है। तो ऐसा सोच लीजिए कि वहां जो आ है वो आंग वाला आ है, और वो आंग जो प्रादियों में आता है वो नीत आकार है, अर्थात यहाँ जो आ बच जाता है वो नीत है। तो क्यों ये नीत आकार है, क्योंकि नकारस्य न अभावे, अर्थात नकार का उपस्थिति होने के कारण। अभाव मतलब नहीं रहना, न अभाव मतलब रहना। ठीक है, तो ये मैं न अभावे क्यों लिखा हूँ आगे आप समझेंगे, थोड़ा घुमा के लिखा हूँ। तो इंटरेस्टिंग है, ऐसा ही लिखते हैं संस्कृत में, और आप लोग भी ऐसा यदि वो करेंगे तो फिर और भी इंटरेस्ट, मतलब अपडेटेड होगा चीज। मतलब ऐसे ही करके मतलब जो शास्त्रज्ञ होते हैं साधारण तौर पे ऐसे करके प्रयोग को किया करते हैं। ओके, तो नकार की अभाव नहीं है, आंग में नकार उपस्थित है, अर्थात नकार की अभाव नहीं है। तो नकार की अभाव नहीं होने के कारण, नकार रहने के कारण हलंत्यम से इत संज्ञा हुआ तो आ बच गया। तो ये नकार रहने के कारण, हलंत्यम से इत संज्ञा होने के कारण जो ये आ है वो कैसा आ है, नित आकार है। नित मतलब क्या है, नकार का हलंत्यम से इत किए, इसलिए न हलंत और इत को जोड़ के हम लोग बोल सकते हैं नित। ओके, तो देयरफॉर ये जो आंग है, आंग से जो आ बचता है, अर्थात ये आ कैसा आ है, जो प्राति में आता है वो नित आकार है। ओके, तो इज इट क्लियर। पुनश्च, तो कहीं पे भी ऐसा यदि नित, कित, हाँ ये सब रहे तो क्या होता है, ककार का इत कित, नकार का इत नित, णकार का इत णित, यकार का इत इत। तो ये सब जो है व्याकरण के बहुत सारे ऐसे टर्म हैं, आगे और आएंगे। तो ये चीज के साथ आप अभी से फेमिलियर हो जाइए। तो ये बात है, तो मकार हलंत दे के इत देंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, ये नित हो जाएगा। ओके, पुनश्च, तो ये जो आंग था वो प्रादि में अंतर्भवत, प्रादियों के अंतर्गत आता था।
और वो आंग था, नकार का भाव नहीं था, नकार था और इसीलिए उसको मित कहते थे। और बोल रहा है पुनश्च आ इति चादिषु अंतर्भवति, चादियों में अंतर्गत आता है क्या, आ। ओके, तो चादियों के अंतर्गत कौन आता है, आ आता है। तो इस ये जो चादियों के अंतर्गत आ है, अत्र अनित आकार, यहाँ नित आकार, बट यहाँ अनित आकार। वाई, तो यहाँ अनित आकार क्यों है, तो मकारस्य अभावे। देखिए नित कब होता है, जब नकार का इत होता है। और जब अनित मतलब क्या हो गया, जहां नकार का इत नहीं हुआ। नकार का इत यहाँ क्यों नहीं हुआ, नकारस्य अभावे। नकार यदि यहाँ पे रहेगा ही नहीं तो आप नकार का इत कैसे करेंगे, और नकार का यदि इत नहीं होगा तो इसको अनित आकार बोलेंगे। तो ये एकदम पॉइंटली याद रखना है कि चादियों में जो आ आता है वो अनित आकार है, प्रादियों में जो आ आता है वो नित आकार है। क्यों, क्योंकि प्रादियों में जो आ आता है वो उसमें नकार की उपस्थिति है, और प्रादियों और चादियों में जो आकार आता है वहां नकार की अनुपस्थिति है। तो यहाँ नकार की अभाव है, यहाँ नकार की अभाव नहीं है। ओके, तो ये चीज एकदम पूरा अच्छी तरीके से आप अपना माइंड में बिठा लीजिए। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, उभयत्र। अब एक तो क्वेश्चन उठता है, मतलब आप ही खुद से सोच सकते हैं कि आपको जब व्याकरण या दूसरे शास्त्रों में प्रयोग मिलेंगे, वहां ये नकार का इत क्या हुआ, आ सिर्फ प्रयोग मिलेंगे, सिर्फ आ का प्रयोग आपको देखा जाएगा। तो आपको यदि किसी शास्त्र में आ लिखा हुआ है तो आपको कैसे समझ में आएगा कि वो चादी वाला आ है या प्रादी वाला आ है। ठीक है, और पहला बात, और दूसरा बात, आपको ये समझना क्यों है जो प्रादी वाला आ है या चादी वाला आ है वो हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन यदि हम लोग समझने जाएंगे जो वो आ है, आपके सामने कोई भी पुस्तक में जो आप आ देख रहे हैं संस्कृत भाषा में यदि वो आ है, तो वो आ चादी में है या प्रादी में है, ये एक क्वेश्चन उठता है। तो उभयत्र आ इत्येव दृश्यते, दोनों में कुल मिला के नित हो तो नकार का इत करके आ ही दिखता है, और सिर्फ आ हो तो आ ही दिखेगा। तो उभयत्र आ इत्येव दृश्यते, तो यही पे जो है बहुत बड़ा झोल है, मतलब बड़ा नहीं है, एकदम सीधा साधा है, लेकिन आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो दोनों जगह पे आ इत्येव दृश्यते, अर्थात आ इतना ही दिखता है। ओके, अधुना प्रयोगे, जैसा मैंने बोला, अधुना प्रयोगे कुत्र नित आकार, अर्थात कुत्र चादिशु जो मतलब सॉरी प्रादियों में जो आता है वो वाला आकार है, और कहा अनित आकार, अर्थात प्रादियों में जो आकार नहीं आता है, अर्थात चादियों में जो आकार आता है, अर्थात अनित आकार आता है, वो कहाँ आता है, ये मतलब अभी जो मैंने बताया। अधुना कुत्र अधुना प्रयोगे कुत्र अनित आकारः कुत्र च अनित आकारः इति प्रश्ने, अर्थात ऐसा प्रश्न होने के कारण, तो हम लोग अब आगे देखेंगे ऐसा प्रश्न में। तो अब अच्छी तरीके से हम लोग समझेंगे आ क्या है। प्रयोगे, प्रयोग में आकारस्य प्रभेदः, आकार का जो प्रभेद है वो कैसे है वो हम लोग ध्यान से समझेंगे। तो यहाँ एक टेबल आने वाला है, तो उस टेबल को देख के एकदम से घबराइएगा मत। पहले मैं टेबल को लाने से पहले ही कुछ बोल देता हूँ, आप लोगों को थोड़ा बोल देता हूँ टेबल के बारे में। देखिए आ जो है वो आप जान चुके हैं, एक होता है अनित आ, एक होता है नित आ, अर्थात एक होता है नित आ, एक होता है अनित आ। नित आ, आंग वाला आ जो है वो नित आ है, और आ आ वाला जो आ है अर्थात चादी वाला जो आ है वो अनित आ है। ओके, तो यहाँ आंग वाला आ का दो दो प्रकार होता है, अर्थात टोटल जो आ है वो 6 प्रकार का है टोटल। आंग मतलब चादी वाला और प्रादी वाला दोनों मिला के आ का 6 अर्थ होते हैं। ओके, वहाँ जो मित आ है उसका 2 अर्थ होते हैं। हाँ, सॉरी, जो अनित आ है उसका 2 अर्थ होते हैं, और नित जो आ है उसका 4 अर्थ होते हैं। तो ये आपको आपको ये याद रखना है, जो अनित आ है, हाँ, अर्थात
जो चादी वाला आ है उसमें दो अर्थ होते हैं, और जो मित आ है अर्थात चादी वाला आ है, उसमें चार अर्थ होते हैं। ठीक है, तो यही देखिए टेबल में वही है। टेबल आने के बाद आप देखिए आकार षट प्रकारेण, आकार छह प्रकार का आकार कैसा होता है। तो देखिए एक होता है अंगित आकार और एक होता है नित आकार। ठीक है, तो देखिए कहाँ अंगित आकार और अंगित आकार का जो दो अर्थ मैंने अभी भी बताया, वो दो अर्थ क्या क्या है और कैसे हैं वो हम लोग समझेंगे। और नित आकार का चार अर्थ होता है, वो क्या क्या है वो हम लोग समझेंगे। तो देखिए यहाँ मैंने अंगित आकार और नित आकार दो ठो भेद से हम लोग मैंने इसको डिवाइड किया है ना। तो अंगित आकार का दो अर्थ होता है, एक होता है वाक्य और एक होता है स्मरणीय। एक होता है वाक्य, एक होता है स्मरण। तो वाक्य में लिखिए आंग नास्ति, तो अंगित आकार में तो नकार नहीं है, तो नकार नहीं है तो आंग नहीं है। तो वाक्य, वाक्य मतलब वाक्य एक अर्थ होता है। वाक्य मतलब बोल सकते हैं कि जब वाक्य अर्थ में रहे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वाक्य हम लोग उदाहरण के समय में देखेंगे। ठीक है, लेकिन अभी आप इतना ही समझ लीजिए कि वाक्य अर्थ में जो आ है वो वहां आंग नहीं है, और वाक्य अर्थ में आंग नहीं होने के कारण निपात एकाजनक क्या बोलता है कि आंग को छोड़ करके जो एकाच निपात उसको हम लोग प्रकृति संज्ञा करेंगे। लेकिन अंगित आकार जो है वो तो आंग नहीं है, क्योंकि उसमें नकार ही नहीं है, वो आ है, सिर्फ आ है, अंगित आ। तो ये आंग वाला आ नहीं है। वहां जो अनांग बोला था, तो ये तो चांदी वाला है आ, तो इसके लिए नहीं आएगा क्योंकि ये अंगित आ है। तो अंगित आ का प्रकृति से संज्ञा होगा, क्योंकि अंगित आ जो है वो एकाच निपात है। निपात है, चार में से निपात संज्ञा है और एकाच निपात है, तो इसका क्या हो जाएगा, प्रकृति से संज्ञा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये आंग नहीं है, वहां अनांग बोला था, आंग को छोड़कर बोला था। अब ये यदि आंग ही नहीं है, इसको क्यों छोड़ेंगे। इसका निपात संज्ञा हुआ है, ये एक अच है। हाँ, तो तीन ठो कंडीशन है, एक है आंग नहीं रहना है, दूसरा है एक हज रहना है, तीसरा है निपात रहना है, तो उसका प्रकृति संज्ञा होगा। तो यही चीज को हम लोग सारे में यहाँ अप्लाई करके देखते हैं, इसमें प्रकृति संज्ञा हो रहा है किसमें। ठीक है, तो वाक्य अर्थ में जो वो उसमें ये तीनों कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो ये क्या एकाच है, हाँ है। अच्छा, ये निपात है, हाँ, चार इसका निपात संज्ञा होता है। ये क्या आंग, ये आंग है या नहीं है, मतलब हम लोग देखेंगे ये आंग नहीं है, मतलब आंग नहीं होगा तभी होगा। तो ये आंग, ये आ है क्या, ये आ क्या आंग है, नहीं है। देयरफॉर वाक्य अर्थ में जो उसका क्या है, प्रकृति संज्ञा हो जाता है, क्योंकि वो आंग नहीं है। तो प्रकृति संज्ञा भवति, प्रकृति भाव च भवति। देखिए मैं यहाँ संधि नहीं किया हूँ, क्योंकि जो भी यहाँ पे देखेंगे इस वीडियो को उनको समझ में आ जाए, इसीलिए मैं यहाँ कहीं भी संधि नहीं किया हूँ। और आप सभी को पता है, मैं वीडियो जब अपलोड कर दूंगा पूरा संधि प्रकरण का, संहिता के विषय में ही सारे संधि होते हैं। यदि मैं संहिता का विषय यहाँ नहीं मतलब मेरा इच्छा नहीं है संहिता का विषय, तो फिर यहाँ संधि मैं नहीं करना चाहूंगा और मैं नहीं करूंगा। ओके, तो देयर फॉर मेरा इच्छा नहीं है तो मैंने नहीं किया। तो देयर फॉर क्या हो गया, यहाँ पे प्रकृति संज्ञा हो गया, क्योंकि ये आंग नहीं है, निपात है और एकाच है, इसीलिए इसका प्रकृति संज्ञा हो गया, प्रकृति भाव भी हो गया। और ऐसे ही स्मरण अर्थ में जो है वो भी अंगित आ है, तो उसका भी क्या है, यदि आंग नहीं है तो आंग नहीं है ऐसा आ है, आंग नहीं है ऐसा आ है, निपात है, एकाच है, तो उसका प्रकृति संज्ञा हो गया। तो और प्रकृति भाव भी हो गया। ओके, तो ये जो अंगित उसको हरदम याद रखिएगा, वो चांदी वाला है, और वाक्य और स्मरण दो अर्थों में होते हैं, और उन सब का प्रकृति संज्ञा भी होता है और प्रकृति भाव भी होता है। ओके, अच्छा, उसके अब नित आम, अर्थात जो आंग है और जिसको छोड़ करके बोला है। तो ये जो चार अर्थ में है नित इन चारों में आपका आंग है। तो ये अर्थात ईशद अर्थ में, क्रिया योग में, मर्यादा में, अभिविधि, ये चार अर्थों में आंग है।
तो निपाते का जनांग तो आंग को छोड़ के बोला है, तो ये चारों अर्थ में जो है इस का इन सब का प्रकृति संज्ञा नहीं होगा, सीधी सी बात है। देख लीजिए, ईषद अर्थ है आंग अस्ति, वहां अनांग बोला है, आंग को छोड़कर बोला है, तो प्रकृति संज्ञा न भवति, प्रकृति भाव च न भवति। क्रिया योगे आंग अस्ति, प्रकृति संज्ञा न भवति, प्रकृति भाव च न भवति। पुनः मर्यादायां, मर्यादा अर्थ में एक आंग होता है, हाँ, तो आंग ये भी एक आंग है, प्रकृति संज्ञा नहीं होता है, प्रकृति भाव भी नहीं होता है। अभिविधि अर्थ में एक आंग है, ये भी आंग है, नॉट आंग है, तो प्रकृति संज्ञा नहीं होगा क्योंकि अनांग बोला है, प्रकृति भाव भी नहीं। अब इन सब का एक मैं एक स्मॉलर एक डेफिनेशन दे देता हूँ। ईषद अर्थ मतलब क्या होता है, कहीं यदि आ रहे, कहीं यदि आ रहे, ठीक है, उस आ का कहीं कहीं ऐसा अर्थ होता है ईषद, ईषद मतलब थोड़ा, ईषद मतलब थोड़ा, जहां थोड़ा अर्थ में रहे आ, उस आ, वो आ नित आ होगा, और उस नित आ का प्रकृति संज्ञा नहीं होगा, प्रतिभा। क्रिया योग में तो नीत आ का देखिए, हरदम जो है नीत आ का एक ही इंटरेस्टिंग चीज है, वो हरदम किसी वर्ण के साथ संधि हुआ ही रहता है साधारण तौर पे, और अनित आ जो है वो अलग से रहता है। ऐसे ही समझ जाएंगे तो कौन नीत आ है और कौन अनित आ है, ठीक है। तो क्रिया के साथ योग में रहता है जहाँ आ, तो क्रिया योग में हम लोग को देखने के लिए मिलता है क्रिया के साथ योग में। अब क्रिया के साथ योग होते ही उसका अलग मीनिंग है, जैसे हम लोग पढ़े थे शिव योग नमः शिव एही, शिव एही पढ़े थे, तो वहां जो एही हुआ था आंग प्लस इही करके एही हुआ था, तो वो जो इही था वो तो धातु था, इड़गतो जाना अर्थ में धातु था, तो जाना अर्थ में जो इही हुआ अर्थात जाओ, उसमें यदि मैं आंग जोड़ दिया तो नकार का इत करके एही बन गया, तो उसका अर्थ क्या हो गया, आओ, समझ रहे हैं। तो आ जैसे ही उसमें ऐड हुआ जाओ में, तो आओ अर्थ बना दिया। तो यही इंटरेस्टिंग चीज होता है, मतलब क्रादि उनका बोल सकते हैं या निपातों का, वो जहां जुड़ जाते हैं क्रिया के साथ तो कुछ अर्थ को बदल देते हैं, घटा देते हैं। तो इसके ऊपर एक श्लोक है, हम लोग पढ़ेंगे जब धातु जब हम लोग वादी से स्टार्ट करेंगे तो सब आपको देखेंगे। तो क्रिया योग में जो आ है, तो क्रिया योग मतलब समझिए कि वो ये जो आ है कभी कभी क्रिया के साथ योग में रहता है। मर्यादा, व्हाट इज मर्यादा, तो मर्यादा को ध्यान से समझेंगे, ठीक है। कि मर्यादा मतलब होता है सीमा, ओके। तो एक निर्दिष्ट सीमा तक वाला बात, तक, ये याद रखिए, तक। यदि मैं कहीं तक ऐसा यदि बोलना चाहूँ कि यहाँ से वहां तक, ऐसा नहीं, कहीं तक, ओके। तो कहीं तक, जहां तक हाँ, उसको मर्यादा। जैसे सपोज मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं पिछले दिन भी बता रहा था कि अ, पहले जमाने में क्या होता था, जैसे किसी के घर में हम लोग कोई अतिथि आते थे तो हम लोग जो है ना उनको, अभी भी देखिएगा आपके घर पे यदि कोई गेस्ट आते हैं तो आप लोग क्या करते हैं, वो जब जाने लग जाते हैं तो हम लोग उनको घर के अंदर ही वो भी बाई करके नहीं चले जाते, तो घर से ही बाई नहीं कर देते हैं। अब कोरोना में ऐसा हुआ रहता है, तो यही होता है। यदि कोई गेस्ट आता है तो उस समय देखिएगा कि वो जब जाने लग जाते हैं तो फिर हम लोग तुरंत वो हम लोग क्या करते हैं साधारणतः, तो उनके साथ थोड़े दूर तक चल के जाते हैं, उनको फिर छोड़ के आते हैं, चाहे बस स्टॉप तक हो या फिर थोड़ा आगे तक कोई गाड़ी पे, मतलब उनको विदाई करते समय जब वो जाने लग जाते हैं तो उनके साथ थोड़ा आगे तक चलते हैं। तो पहले जमाने में क्या हुआ करता था, जब कोई घर से जाते थे ना तो कोई जल, जहां तक कोई एक जल आ जाए, पोखर नदी नाला ऐसा कोई कुछ आ जाए, वहां तक वो जाना रहेगा। ये एक संस्कृत मतलब प्राचीन भारत का एक तो बोल सकते हैं एक तो परंपरा, ओके। कि वो यदि आपके घर पे अतिथि आए उनको आपको छोड़ने के लिए छोड़, मतलब थोड़े दूर तक जा करके छोड़ के आना पड़ेगा। मतलब वो कहाँ तक, तो एक कोई जल, कोई एक बोल सकते हैं नदी है या पोखर है, ऐसे जगह तक जाके आपको छोड़ के आना, ऐसा ऐसा किया करते थे, ठीक है। तो वो जो सीमा था, वो जो नदी था, ये मर्यादा अर्थ में, कहीं तक, इसको हम लोग मर्यादा अर्थ में बोलते हैं, हाँ। तो ये साधारण तौर पे इस सूत्रों में देखिएगा कहीं पे ऐसा आ जुड़ा हुआ रहता है, तो आ जुड़ा हुआ रहने के कारण वहाँ उसका जो अधिकार चलता है, उसका अधिकार
एक सूत्र से हम लोग बोलते हैं उस सूत्र से पहले तक। ओके, तो जैसे अधीर ईश्वरीय सूत्र तक अधिकार चलता है किसका, प्राग विश्वरा निपाता। ठीक है, तो अधीर ईश्वरीय सूत्र से पहले तक, पहले जो भी सूत्र वहां है उस सूत्र तक प्रागेश्वरा निपाता का अधिकार चल रहा है। तो वो जो सूत्र है, ये जो हम लोग बोल दे रहे हैं उस सूत्र तक, उससे पहले तक, तो ये हो गया मर्यादा अर्थ में। तो और हम लोग देखेंगे अभिविधि अर्थ में क्या होता है। अभिविधि मतलब होता है व्यापकता, अर्थात किसी जगह को यदि कोई चीज लेकर के है, जैसे मैं आपको सपोज एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान के चलिए गिरी ही, आ गिरी ही वर्षति। आ गिरी ही मतलब जैसे मान के चलिए कि पूरे गिरी, मान के चलिए आ हिमालय, आ हिमालय वर्षति। जो हिमालय है वो पूरे हिमालय को व्यापित करके जहां जहां तक हिमालय गया है वहां वहां तक वर्षा चल रहा है, हिमालय खत्म वर्षा कर। तो ये हो गया व्यापकता। ओके, तो ये है चारों अर्थ। ओके, तो ये एकदम रिमेम्बर रखना है। यदि कहीं कुछ भी समझने में दिक्कत हो रहा है, आप लोग उसको पीछे जाइएगा रिवाइंड करके और फिर सुनिएगा तो फिर आ जाएगा। ठीक, मैं ज्यादा समझ नहीं लगा क्या। तो इन चारों तरीके, इन चार इस छह तरीके का आपको एकदम याद रखना है। अब ये जो हम लोग देखेंगे इसको श्लोक रूप में ना आकार से, श्लोक रूप में थोड़ा देख लेंगे। ये बहुत ही पॉपुलर श्लोक है। ईशदर्थे क्रियायोगे मर्यादा विविधोचयः एतम आतम नितम विद्यात् वाक्य स्मरणयोगो अनित। देखिए ये जो श्लोक है, इस श्लोक में दो ठो वाक्य है। हाँ? पहला वाक्य है ईशदर्थे क्रियायोगे मर्यादा विविधोचयः एतम आतम नितम विद्यात्। ये हो गया पहला वाक्य। दूसरा वाक्य है वाक्य स्मरणयोगो अनित। ठीक है, पहला वाक्य भी बोल रहा है ईषद अर्थ में, क्रिया योग में, मर्यादा में और अभिविधि अर्थ में, अभिविधि अर्थ में जो आ है एतम आतम, इस प्रकार का आ को, ये सब विवचन है। नितम विद्यात, विद्यात मतलब क्या यार बोल सकते हैं, समझना चाहिए। तो ऐसा अर्थ में या मतलब ऐसा ज्ञान लेना चाहिए। तो ऐसा समझ लेना चाहिए कि जो इन चारों अर्थ में जो आ है वो नित आ है, वाक्य स्मरण योग अनित, और वाक्य और स्मरण अर्थ में जो आ है उसको हम लोग अनित आ करेंगे। तो देखिए इसीलिए नित और अनित को समझना आवश्यक है, क्योंकि आप नित और अनित को यदि समझ जाएंगे तो आप ये समझ जाएंगे कि कौन सा आ आंग है, कौन सा आ अनांग, अर्थात आंग नहीं। ठीक है, तो जो आंग नहीं होगा उसका प्रकृति संज्ञा होगा, और जो आंग होगा उसका प्रकृति संज्ञा नहीं होगा। तो ये श्लोक से आपको ये समझ आ जाता है गीत क्या है और अनित क्या है। हाँ? तो इसी इसका देख लीजिए अन्वय और पदच्छेद क्या है। यह आकार ईशद अर्थे क्रिया योगे मर्यादा अभिविधो च भवति एतम आतम विद्यात् वाक्य स्मरण योग तु अनित। एकदम सरल अर्थ में मैं यहाँ बता दिया। तो इसको शायद मुझे दोबारा इसको डिफाइन करने का जरूरत नहीं है, मैं आगे बढ़ता हूँ। ओके, तो ये हो गया आपका आकार का प्रकार। तो अब हम लोग आगे देखेंगे, आगे आप पुस्तक में भी देख सकते हैं कि आ एवं नु मन्यसे, आ एवं नु मन्यसे। हाँ, तो यहाँ जो आ है, पहला उदाहरण जो है आ एवं नु मन्यसे, इसमें जो आ है ये वाक्य अर्थ में। ओके, तो इस वाक्य में इस आ का एक भूमिका है, देयरफॉर इट इज देयर अ वाक्य अर्थ का आ। ओके, तो इसका क्या भूमिका है, यहाँ आ का भूमिका ये है अवश्यता, आवश्यक, आवश्यक भाव है, यहाँ करना ही है। इस भाव में कह रहा है, आप अपना पुस्तक में भी देखेंगे वहां दिया है इदम वाक्य से उदाहरण अवश्यम एवं त्वम एवं उक्त प्रकारेण मन्यसे, मन्यसे। उक्त प्रकार, जो बोला गया है उस प्रकार से तुम्हें इस काम को करना है। ठीक है, तो यहाँ जो आवश्यक भाव बोला गया है वो आ से ज्ञापित होता है। ओके, अच्छा, तो देखिए ये आ जो है वो क्या है, वाक्यार्थ में आ है। तो वाक्यार्थ में आ होने के कारण इसका क्या हो जाएगा, ये कैसा आ है, ये अनित आ है।
क्योंकि वाक्य और स्मरण अर्थ में अंगित आ होते हैं। तो अंगित आ होने के कारण वो आंग है या नहीं? वाक्य और स्मरण अर्थ में वो अंगित आ है, तो आंग नहीं है, क्योंकि आ, नकार का इत वहां अंगित है, नकार का इत नहीं है, वो आंग नहीं है। तो आंग नहीं होने के कारण इसका प्रकृति संज्ञा निपात एकाच निपात है चादर सत्व से। तो इसका क्या हो जाएगा? प्रकृति संज्ञा हो जाएगा। हाँ, तो देखिए जैसे यहाँ आ एवं, इसका चादर सत्व से क्या हो गया? आ का निपात संज्ञा हो गया, ध्यान में रखना है। ठीक है, अब फिर निपात एकाच नाम से फिर उस आ का क्या हो गया? प्रकृति संज्ञा हो गया। हम्म तो प्रकृति संज्ञा होने के बाद तू तो प्रकृति नित्यम एकदम छाछ में डाल देना है, छाछ में डालते ही तुरंत बन के आ जाए वैसा ही। आज पर में है, तो आज पर में होने के कारण प्रकृति से पर में अच होने के कारण एक अच निपात है, आंग नहीं है, अनांग है। हाँ, अनांग है अर्थात आंग से भिन्न है। तो ऐसा आ है एक अच निपात है जिसका हमने प्रकृति संज्ञा किए, और प्रकृति संज्ञा होने के कारण तू तो प्रकृति नित्यम से प्रकृति भाव हो गया। प्रकृति भाव होने के कारण क्या हो जाएगा? आ एवं, यहाँ जो आ एवं गुण्य से में आ है, वो देखिए वो जैसा है वैसा ही रह गया, तो यहाँ प्रकृति भाव हो गया। तो ये इट इज टू बी रिमेम्बर्ड। ओके, आगे आगे देखिए, आ एवं किला तत्। किला मतलब होता है निश्चित। किला मतलब क्या होता है? निश्चित। ओके, तो एक बार पुस्तक में पढ़ लीजिए, बोल रहा है किंचन वस्तु दृष्ट्वा तत् सदृशम प्राक दृष्टम वस्तु स्मरति। अर्थात आप किसी वस्तु को देख करके आपको ऐसा लग रहा है कि ये वस्तु जो है वो पूर्व में आप कहीं पे देखे। हाँ, तो तो ये जो आप पूर्व में कहीं पे देखे हैं, आप क्या कर रहे हैं? आप स्मरण कर रहे हैं। हाँ? तो देयरफॉर यहाँ पे ये स्मरण अर्थ में आ है। ठीक है, आ, ऐसे मैं बोलूंगा कि आ एवं नु मन्य से, सॉरी, आ एवं किला तत्। तत् अर्थात वो जो था, मैं जो पहले वस्तु को देखा था वो एवं किला निश्चित। किला मतलब निश्चित, निश्चित एवं अर्थात इस प्रकार का ही। हाँ, आ अर्थात स्मरण करते हुए बोल रहा हूँ, ये इस प्रकार का ही वो वस्तु था जो मैं पहले देखा था। तो ये जो आ है यहाँ स्मरण बोधा मतलब बोधित करवा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो दोनों प्रकार का दोनों आ है, एक तरीके का एक्सक्लेमेशन है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये जो आ है वो क्या नित है या अंगित है? क्योंकि ये स्मरण अर्थ में है, स्मरण अर्थ में तो अंगित होता है। तो स्मरण अर्थ में अंगित होने के कारण ये अंगित है। तो अनांग है, आंग नहीं है। आंग नहीं होने के कारण, अनांग होने के कारण, एकाच होने के कारण, जादू सत्य से निपात होने के कारण इसका प्रकृति संज्ञा हो जाएगा। सूत्र क्या है? यहाँ पे जो ये आ है वो कैसा आ है? वो अनित आ है, क्योंकि ये स्मरण में है। तो स्मरण अर्थ में अनित आ होने के कारण, अनांग होने के कारण, एकाच होने के कारण, निपात होने के कारण इसका प्रकृति संज्ञा हो गया। सूत्र है निपात एकाच नाम। प्रकृति संज्ञा होने के कारण क्या हो जाएगा? देख लीजिए, चारों सत्व से निपात संज्ञा हो गया। अच्छा, निपात एकाच नाम से प्रकृति संज्ञा हो गया। प्लुत प्रकृति नित्यम से प्रकृति भाव हो गया। प्रकृति भाव होने के कारण आ एवं हो गया, पहले वाला आ एवं जैसा, तो आ एवं खिलत ऐसा। हाँ, अन्यत्र नित। तो अन्यत्र और बाद बाकी जगह पे नित अर्थात ईषद अर्थ क्रिया योगे मर्यादा अभिभूत। तो ये सारे अर्थ में नित हो जाएगा। तो वहां इतना सारा नहीं दिया है, सिर्फ ईषद अर्थ वाला यहाँ उदाहरण दिया है, देख लीजिए। तो यहाँ पे बोल रहा है कि आ उष्णम, आ उष्णम करके हो गया है उष्णम। हाँ, तो अत्र आ ईशद अर्थ है, यहाँ जो आ है वो ईशद अर्थ में थोड़ा उष्ण। देखिएगा, जब
क्रिया के साथ जब योग नहीं रहेगा आ, तो साधारण अर्थ में वो उष्ण अर्थ में, सॉरी थोड़ा अर्थ में, और आपका प्रश्न होगा मर्यादा और अभिविधि कैसे समझेंगे। मर्यादा और अभिविधि में साधारण तौर पर उसके साथ एक पंचमी रहता है, ठीक है, तो उससे समझ जाना है वो मर्यादा है नहीं तो अभिविधि है। अब मर्यादा अभिविधि में हम लोग कैसे समझेंगे कौन मर्यादा है कौन अभिविधि है, तो वो कॉन्टेक्स्ट के ऊपर निर्भर करता है कि ये बोलना क्या चाहता है, व्यापकता बताना चाहता है या फिर किसी सीमा को निर्दिष्ट करना चाहता है, ठीक है। तो ये हम लोग को देखना है। तो अभी पहले हम लोग ईशद अर्थ में आ देख लेते हैं। तो ईशद अर्थ में आ में देखिए आ उष्णम। आ उष्णम, ये जो आ है वो ईशद अर्थ में। आ उष्णम मतलब होता है थोड़ा, आ मतलब यहाँ पे ईशद अर्थात थोड़ा, थोड़ा उष्ण है, थोड़ा गर्म है, तो इस अर्थ में ये आ है। तो ये अनित आ है, सॉरी ये नित आ है। तो नित आ होने के कारण, आम होने के कारण निपात नहीं, निपात है, हाँ निपात है, एकाच है, लेकिन आंग नहीं है। तीनों कंडीशन मिलना चाहिए। पहला कंडीशन है ये निपात है, दूसरा कंडीशन है एकाच, तीसरा कंडीशन है अनाग अर्थात आंग भिन्न होना चाहिए। लेकिन ये तीनों में नहीं मिला, पहला मिल गया एक निपात है एकाच है, दूसरा मिल गया, और तीसरा जो है अनाग होना चाहिए, आंग भिन्न होना चाहिए, वो नहीं मिला। इसका ये जो आ है उसका नहीं होगा, प्रकृति संज्ञा नहीं होगा। प्रकृति संज्ञा नहीं होगा तो फिर क्या होगा, नहीं होगा प्रकृति का। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे साधारण तौर पे, व्हाट यू आर थिंकिंग अबाउट दिस, क्या कौन सा संधि होगा यहाँ पे, गुण संधि हो जाएगा। इस दोनों के बीच गुण संधि हो जाएगा। गुण संधि होकर क्या होगा, ओ हो जाएगा। तो और बाद बाकी जो है वो उतर जाएगा। ओके, ओष्णम, ओष्णम सूत्र क्या क्या लगा, अच्छा यथा ओष्णम जलम अर्थात ईशत जलम, ईशत उष्णम जलम। उष्णम जलम मतलब ईशत उष्णम जलम, थोड़ा उष्ण जलम। तो यहाँ थोड़ा अर्थ में आ है। ओके, क्या क्या सूत्र लगा, आद गुण, अदेंग गुण, तस्मिन् निर्दिष्ट विशेषण। ये बहुत ही अच्छा। आगे ओत, तो हम लोग समझ गए हैं अभी कि निपाते का जनक क्या कहता है, उस चीज को पूरा देख चुके हैं। ओके, अच्छा अब देखते हैं ओत। ओत सूत्र में वो सब हम लोग देख लेंगे जो हम लोग देखते रहते हैं। ये सूत्र प्रभेद देख लेंगे, संज्ञा सूत्र है, ओत भी एक संज्ञा सूत्र है। देख लीजिए सूत्र संख्या 15। देखिए ईदुते द्विवचनम प्रकृतिम जो था वो 11 नंबर था, 11 नंबर था। तो 11 नंबर जो ईदुते द्विवचनम प्रकृतिम है, वहां से प्रकृतिम जो है वो अनुवर्तन होते जा रहा है आगे वाले सूत्रों में। तो आगे वाले सारे सूत्रों में जो है प्रकृतिम होने के कारण ओत में भी प्रकृतिम आया, 15 में भी आ गया, 11 से 15 में आया। ये भी एक संज्ञा सूत्र है और ये प्रकृति संज्ञा करता है ओत। और इससे पहला सूत्र ही एकाच, क्या निपात एकाजनक था, ठीक है। तो पदच्छेद देख लेते हैं, ओत प्रथमा का एक वचन संज्ञा सूत्र है, इसी प्रथमा में है। ये बहुत ही कॉमनली ये देखा जाता है सूत्र में, यदि कोई संज्ञा सूत्र में यदि कोई पद रहता है साधारण तौर पर प्रथमा में ही होता है, अधिकार कुछ नहीं है। चालुवृत्ति में देख लेंगे, निपात निपात कहाँ से आएगा, निपात, निपात का जनाक से निपात आ जाएगा। हाँ, क्यों, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे दो ठो क्रम चल रहा है। भूत प्रकृति आचि नित्यम अपना दूसरे जगह पे है, वो छठे अध्याय का है। भूत प्रकृति आचि नित्यम किस अध्याय का है, छठे अध्याय का है, तो यहाँ नहीं आएगा। यहाँ पे सिर्फ वही क्रम चलेगा जो इजुदित विजन प्रकृति से आ रहा है। देखिए वो 11 है, ये 15 है। तो 11, 12, 13, 14, 15 इन सारों में प्रकृतिज्म करते करते आ रहा है। तो ओथ में भी हुआ प्रकृति, और इससे पहला सूत्र था निपात एकाज रंग से, तो निपात आ गया। बोल रहा है कि निपात आ गया और इजुदित से प्रकृतिज्म आ गया, संपूर्ण सूत्र हो गया ओत निपात प्रकृतिज्म। ओत निपात मतलब पहले बोल दिया एकाच निपात प्रकृतिज्म, एकाच अनाम निपाता प्रत्यय। अब बोल रहा है ओत निपाता प्रत्यय। ओत निपाता प्रत्यय मतलब क्या है, व्हाट इज द मेन पॉइंट ऑफ व्यू हियर। ओके, बोल रहा है कि ओत अंतो निपातः प्रत्यय स्यात्, प्रत्यय स्यात्, ऐसा ही बोल रहा है ना। ओत अंतो निपातः, अच्छा सॉरी मैं यहाँ संधि वो नहीं कर पाया,
भूल गया। ओत अंतः निपात, ओ अंत में है ऐसा जो निपात, उसका प्रकृति संज्ञा हो जाएगा। हाँ, तो देखिए यहाँ पे चादियों में आता है आहो, ताहो, हो, अहो, नो, अथो, यही इतने ही है। हाँ, ये जो है ये ओदंत निपात है, इसका क्या हो जाएगा, ओकार अंत में है सारे सारों में। हाँ, तो इन सारे का क्या हो जाएगा, सभी का क्या हो जाएगा, इन सभी का क्या हो जाएगा, प्रकृति संज्ञा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये ओदंत निपात है। तो आहो, उताहो, हो, अहो, आहो, उताहो, हो, अहो, नु, अथो, इन सब का क्या हो जाता है, प्रकृति हो जाता है। और प्रकृति होते ही क्या हो जाएगा, कब होगा, अच पर में रहे, नॉट अच पर में रहे, वहां कंडीशन ये था प्लुत से पर में या प्रकृति से पर में अच रहे तो प्रकृति, नहीं तो प्लुत से पर में अच रहना है, नहीं तो प्रकृति से पर में अच रहना है। तो ये प्रकृति है ये सारे। तो आहो से पर में अच रहेगा तो प्रकृति भाव होगा, ताहो से पर में अच रहेगा तो प्रकृति भाव होगा, ऐसे सारे। हाँ, समझ रहे हैं। तो देखिए आगे, आगे वाला एग्जाम्पल है अहो ईशा। अहो ईशा, अहो जो है, अहो का अर्थ होता है शाबाशी का, तो अहो ईशा। अहो ईशा मतलब ईशा अर्थात भगवान को कहते हैं, कह रहा है यहाँ शाबाशी से, या फिर बोल सकते हैं भगवान, भगवान को तो शाबाशी नहीं दे सकते यहाँ, लेकिन अहो का अर्थ शाबाशी ही अर्थ होता है। भगवानों को, भगवान को यहाँ बोल सकते हैं कि प्रीति अर्थ में बोल रहे हैं कि भगवान से बहुत ज्यादा प्रेम है। तो प्रीति अर्थ में बोल रहे हैं कि आ, भगवान के प्रति मेरा श्रद्धा बोल सकते हैं, श्रद्धा पूर्ण एक नमन बोल सकते हैं। अहो ईशा, अहो ईशा। ओके, अहो ईशा में ओदंत निपात है, अहो निपात है, चादय हम चादी में आता है, उदंत निपात है, तो किस क्या 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 संज्ञा हो जाएगा इसका, सूत्र क्या है। तो ओत सूत्र से ओदंत निपात का प्रकृति संज्ञा होने के कारण उससे पर में अच है, तो क्या हो जाएगा, सूत्र क्या है, एकदम उत्तर प्रकृति से अच है, तो देख लेंगे वही सब हो जाएगा यहाँ पे। अहो ईशा है, तो अहो ईशा उत्तर प्रकृति से अच है, तब सूत्र लग के चादय सत्व से इसका क्या हो गया, निपात संज्ञा, निपात संज्ञा हो गया चादय सत्व से। हाँ, ओत से प्रकृति संज्ञा हो गया, उत्तर प्रकृति से अच एकदम से प्रकृति भाव हो गया। आगे, तो आगे हम लोग देखेंगे। आगे देखिए पुस्तक में देखिए, सूत्र है संबुद्धो साकल्यस्येतावदार्थे। वहां संबुद्धि के बारे में बोला गया है, इसलिए मैं यहाँ संबुद्धि किसे कहते हैं उसको एक बार बता लेता हूँ। ओके, तो अजंत पुंगलिंग प्रकरण में एक सूत्र आएगा, लोग पढ़ेंगे, एक वचनम संबुद्धि, देखिए सूत्र से ही अर्थ हो गया, एक वचन का संबुद्धि संज्ञा होता है। तो क्या आप क्या करेंगे, सारे जितने भी शब्द रूप होते हैं उनके सारे एक वचन को आप बुद्धि संज्ञा करते हैं। जैसे राम शब्द है तो राम, रामम, रामेण, रामाय, रामात, रामस्य, रामे, क्या हे रामे, ये सारा को आप क्या मतलब इन सभी को क्या आप संबोधि संज्ञा कर देंगे, ऐसा प्रश्न है। हम्म, तो प्रश्न का उत्तर ऐसे देंगे, ऊपर एक सूत्र है, इससे ऊपर मतलब अष्टाध्यायी में से ऊपर एक सूत्र है, सूत्र है प्रातिपदिकार्थ लिंग, हाँ, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र प्रथम, वहां से प्रथमा जो है अनुवर्तन आ जाता है। ओके, और इससे मतलब इससे एग्जैक्ट ऊपर संबोधन इच्छा है, उससे ऊपर प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र प्रथमा है, तो उस सूत्र से प्रथमा आ जाता है, और संबोधने च से संबोधने आ जाता है। तो अब क्या हो जाएगा, संबोधने प्रथमा एक वचनम संबुद्धि। जब हम लोग संबोधन करते हैं तो ऐसा जो प्रथमा, क्योंकि प्रथमा जो है वो संबोधन में ही यूज होता है, सॉरी, जो संबोधन संबोधन है प्रथमा को ही हम लोग संबोधन में यूज कर लेते हैं बताने के लिए। हाँ, तो दूर से बुलाने के लिए हम लोग संबोधन करते हैं। अभिमुखीकृत ज्ञापन, अपने तरफ किसी को यदि मुड़वाना रहेगा तो फिर वो उसी को संबोधन कहते हैं। हाँ, तो संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है
और ऐसा जो संबोधन, और संबोधन का जो एक वचन, सॉरी, संबोधन का जो एक वचन उसका संबुद्धि संज्ञा हो जाता है। संबोधन का जो एक वचन उसका संबुद्धि संज्ञा हो जाता है। ओके, तो फिर इस चीज को और भी हम लोग ध्यान से समझेंगे। प्रथमा को नहीं लाएंगे तो भी चलेगा क्योंकि सिर्फ संबोधन है। हाँ नहीं, वैसे संबोधि संज्ञा संबोधन तो तीन वचन में होता है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो प्रथमा का एक वचन में, हाँ, संबोधन में प्रथमा का एक वचन का ही संबोधि संज्ञा होगा। ओके, तो देख लेंगे इसको हम लोग। जैसे देखते हैं सूत्र प्रभेद, ये एक संज्ञा सूत्र है। संज्ञा क्या करता है? संबुद्धि संज्ञा करता है। पदच्छेद क्या है? एक वचनम संबुद्धि ही। संज्ञा सूत्र है तो एकदम क्लियर है आपके पास। संज्ञा सूत्र होते ही क्या हो जाता है? प्रथमा में ही होता है सारे पद। तो एक वचनम संबुद्धि ही विशेष विशेषण भाव। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है, यदि सॉरी, यदि मेरा एक क्वेश्चन है कि यदि विशेष विशेषण है तो फिर इस दोनों का लिंग क्यों अलग है? इसीलिए यहाँ पे ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, बस इतना ही समझ लीजिए। डिस्कशन सब भाष्य में या फिर मनोरमा में आएगा। ओके, तो एक वचन का संबुद्धि संज्ञा हो जाता है। कैसा एक वचन? अधिकार कुछ है, अनभिहिते का अधिकार चलता है, जिसका यहाँ कोई जरूरत नहीं है, हम लोग नहीं इसको खींच के लाएंगे। और यहाँ वैसे जरूरत भी नहीं, मतलब इस सूत्र में भी जरूरत नहीं है। हाँ? तो बस आपको बताने के लिए कि इसके अंतर्गत अनभिहिते का अधिकार चलता है। कहाँ से चलता है? दूसरे अध्याय का तीसरे पाद का पहला सूत्र से पूरे पादांत तक। मतलब तीसरे अध्याय पूरा तीसरा, सॉरी, दूसरे अध्याय का पूरा तीसरा पाद जो है अनभिहिते का अधिकार के अंतर्गत आता है। तो ये ध्यान में रखना है। आई होप ये शायद तीसरा पाद होगा, या हाँ तीसरा ही पाद है। तीसरा ही पाद। मुझे ऐसा लग रहा था दूसरा पाद है। ओके, कोई बात नहीं, तीसरा ही पाद है। पूरा तीसरा पाद जो है दूसरे अध्याय का, वो अनभिहिते बोल के एक अधिकार चलता है उसके अंदर। अनभिहिते मतलब होता है अनुक्ते, जो उक्त नहीं है उसको कहते हैं। बस इतना ही, और कुछ नहीं। इस अधिकार के बारे में कुछ नहीं। आगे अनुवृत्ति में क्या है देखिए, प्रथमा और संबोधनेचा, ये पूरा संबोधनेचा पूरा सूत्र आ जाता है। प्रथमा प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र प्रथमा से प्रथमा आता है। देखिए 46, 47, बीच में एक सूत्र है 48, उसके बाद 49। तो एक सूत्र है वहां सामंत्रितम के, ठीक है, उसके बाद आता है। तो सामंत्रितम बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है ये। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग। मैं क्या बोलूं, मतलब मैं प्रकाश भी नहीं कर सकता हूँ, मुझे इतना इंटरेस्ट लगता है। तो प्रथमा, प्रथमा अनुवर्तन होता है, संबोधन अनुवर्तन होता है। संपूर्ण सूत्र क्या हो जाता है? संबोधनी च को मैं ब्रैकेट में दिया हूँ क्योंकि सामंत्रित संज्ञा भी होगा और संबुद्धि संज्ञा भी होगा, इसीलिए च बोला गया है संबोधन च में। तो सॉरी, संबोधन सॉरी, आमंत्रित संज्ञा भी होगा और संबुद्धि संज्ञा भी होगा। ठीक है, ओके। तो संबोधन में जो प्रथमा का एक वचन, मतलब प्रथमा का एक वचन को जो हम लोग संबोधन में यूज करते हैं, वो प्रथमा का एक वचन संबुद्धि संज्ञक है, अर्थात उसका संबुद्धि संज्ञा हो जाता है। अर्थात कहीं पे हे राम, मतलब फिर बोल सकते हैं हे रमे, हे हे हरु, हे भानो। तो ये सारा जो है क्या है? संबुद्धि संज्ञा है। ओके, अच्छा। अब देखिए भानु शब्द में भानो हुआ, विष्णु शब्द में क्या हो जाएगा? तो हे विष्णु, ये संबुद्धि संज्ञा हो गई। सूत्रार्थ क्या है? संबोधने, संबोधन में प्रथमायाः एक वचन, प्रथमा का जो एक वचन है उसका संबुद्धि संज्ञा हो जाता है। बहुत क्लियर सूत्र है। देखिए ये सूत्र बहुत ज्यादा आप समझ पा रहे हैं, बहुत ही क्लियर है, तो बहुत अच्छा है, समझ लेंगे। यदि आप नहीं समझ पा रहे, समझ ही लेंगे, मुझे लगता है बहुत ही इजी समझ। यदि नहीं समझ पा रहे तो कोई बात नहीं, वीडियो रिवाइंड कर लेंगे तो समझ जाएंगे ही, इतना तो मैं बोलूंगा ही। ठीक है, और यदि नहीं समझ पा रहे कोई बात नहीं। यहाँ बस सबुद्धि के लिए मैं इस सूत्र को किया हूँ। ओके, अच्छा। अब यहाँ प्रश्न ये होता है कि ये संबुद्धि देने का कुछ कारण भी है। अब यहाँ हम लोग एक चीज देखेंगे, देखिए ये हम लोग संबुद्धि समझ लिए, हम लोग संबुद्धि किसे कहते हैं? प्रथमा का एक वचन, संबोधन में प्रथमा का एक वचन को हम लोग संबुद्धि कहते हैं। ओके, देखिए आप संबुद्धो साकल्य साकल्यस्येता वनार्थ से सूत्र, तो इसमें भी हम लोग वो सब देख लेंगे। सूत्र प्रभेद संज्ञा सूत्रम, क्योंकि हम लोग अभी प्रकृति संज्ञा पर हैं। तो प्रकृति संज्ञा में क्या है? सब अभी हम लोग सूत्र पढ़े, संबुद्धो साकल्यस्येता वनार्थ से। क्या बोल रहा है? प्रकृति संज्ञा कर रहा है, ये भी एक प्रकृति संज्ञा विधायक सूत्र है।
पदच्छेद करेंगे। संबुद्धौ 7.1, साकल्यस्य 6.1, इतौ 7.1, अनार्षे 7.1। इसको तोड़ लीजिए। साकल्यस्य इतौ अनार्षे, देखिए इति शब्द है, इसको समझ पा रहे हैं? इतौ इति शब्द है, हरि शब्द जैसे चलेगा, इति ही, इति इतयः। ओके, इति ही, इति इतयः। ओके, तो उस शब्द का सप्तमी का एक वचन में इतौ बनेगा, वही इतौ। अच्छा, ये जो सप्तमी है और ये जो सप्तमी है, ये दोनों सप्तमी में इस सूत्र में अंतर अंतर है, ठीक है। ये जो इतौ है, ये जो इतो है, ये आपका तस्मेर निर्दिष्टे वाला सप्तमी है, अर्थात ये इतौ अर्थात इति पर में रहने से, ठीक है। इतो मतलब इति पर में रहने से। लेकिन संबुद्धौ मतलब यहाँ पे संबुद्धि पर में रहने से ऐसा अर्थ नहीं है। क्यों नहीं है उसको नहीं देखेंगे, लेकिन क्या है उसको देखते हुए आगे बढ़ेंगे। ओके, अनार्षे मतलब क्या है? ऋषि शब्द से आर्ष शब्द बनता है। आर्ष मतलब होता है ऋषौ, अर्थात ऋषि में। ओके, आर्ष मतलब होता है ऋषि संबंधित में। अब ऋषि मतलब क्या होता है, देखिए पाणिनीय सूत्रों में कहीं ऋषि शब्द आया है या छंदसी शब्द आया है, ये सारे ऋषि छंदसी ये सारे वेद के बारे में बोला गया है, ठीक है। तो अनार्षय मतलब होता है, देखिए कहीं यदि छंदसी बोला जाता है तो हम लोग उसको कहते हैं वैदिके। छंदसी मतलब वैदिके। और कुछ नहीं बोलते हैं तो उभयत्र वैदिके लौकिके च। ओके, तो यहाँ बोल दिया है अनार्षे अर्थात अवैदिके। तो यहाँ पे ये बोल सकते थे कि लौकिके एवं, ऐसा बोल सकते थे। तो यहाँ एवं जोड़ना है, लौकिके जोड़ना है, इतना नहीं करके वो अनार्षे बोलती है। जैसा मैंने वहां अभावे मतलब अभाव नहीं है इसको दिखाने के लिए क्या बोला था, न अभाव अर्थात उपस्थित है। तो उसी प्रकार यहाँ ये बोले हैं अनार्षे अर्थात अवैदिके अर्थात लौकिके। समझ रहे हैं ना? देखिए अधिकार कुछ नहीं, अनुवृत्ति प्रकृतिजम और ओत है। आ ही रहा है एकदम 16 नंबर सूत्र, देख ही रहे हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग। प्रकृतिजम और ओत दोनों अनुवर्तन हो जाएगा। संपूर्ण सूत्र क्या हो जाएगा? शाकल्यस्य मतेना, ये मैं अध्याहार करके जोड़ सकते हैं। शाकल्यस्य मतेना, साकल्य के मत से संबुद्धौ ओत, संबुद्धि में जो ओत, हाँ क्योंकि संज्ञा है, संज्ञा विधायक सूत्र है, तो सारा जो है यहाँ पे आपको ढूंढ लेना है। हाँ, यहाँ पे ओत का प्रकृति संज्ञा है, होगा। किसका प्रकृति संज्ञा होगा? ओत का प्रकृति संज्ञा होगा, ठीक है। तो कैसा ओत का प्रकृति संज्ञा होगा? संबुद्धि वाला ओत का प्रकृति संज्ञा होगा। तो संबुद्धि में जो ओत, ओत मतलब ओ, क्योंकि तपर सत्कालस्य वी नो आल्सो। संबुद्धि में सप्तमी है, में अर्थ में अभी ले लेंगे। तो संबुद्धि में जो ओ, ऐसे ओ का प्रकृति संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। संबुद्धि में मतलब संबुद्धि किसे कहते हैं? एक वचन को कहते हैं सिर्फ। याद याद रखिएगा, द्विवचन बहुवचन संबुद्धि नहीं है। ओके, तो संबुद्धि का जो एक वचन उसको सॉरी संबोधन का एक वचन उसको संबुद्धि कहते हैं। तो ऐसा संबुद्धि का जो ओ, उसका प्रकृति संज्ञा हो जाता है इति शब्द पर में रहने से, लौकिक में अर्थात वैदिक में नहीं। अनार्षे मतलब अवैदिके, मतलब वैदिक को छोड़कर। अच्छा, इसका अर्थ को देख लेंगे। अच्छा, शाकल्यस्य मतेन, इसीलिए वाह आ जाएगा, क्योंकि जब कोई ऋषि का मत होता है तो वहां पे साधारण तौर पर वाह आ ही जाता है। कहीं कहीं पे एक्सेप्शन होता है तो वहां बता दिया जाता है। तो देखिए यहाँ संबुद्धों का अर्थ क्या लिया गया, बोल रहा है संबुद्धि निमित्तकः ओकारः, संबुद्धि निमित्तकः ओकारः। व्हाट इज द संबुद्धि निमित्तकः? इस चीज को जो है हम लोग थोड़ा गौर से समझेंगे। बस आप अभी के लिए ऐसे समझिए, संबुद्धि संबंधित जो ओकार, उसका प्रकृति संज्ञा होता है इति पर में रहने से, अवैदिक में अर्थात लौकिक में। शाकल्य से बोला है इसलिए वा, अर्थात विकल्प से। डू यू हैव एनी डाउट? मैं इस संबुद्धि निमित्त कहा के बारे में आगे बढ़ूंगा, उसके अलावा कोई और कोई डाउट?
ओके, अब संबुद्धि निमित्तक को हम लोग ध्यान से देखेंगे। संबुद्धि निमित्तक ओकारः कथम, संबुद्धि निमित्तक ओकारः कथम, मतलब संबुद्धि निमित्तक ओकार कैसे हो सकता है, तो एक सूत्र हम लोग पढ़ेंगे। एक सूत्र है ह्रस्वस्य गुणः। विष्णु शब्द का संबुद्धि का एक वचन क्या बनता है? विष्णु। ध्यान में रखिएगा, देखिए ह्रस्वस्य गुणः, इसका वृत्ति है संबुद्धौ। संबुद्धौ, इसका वृत्ति में जो संबुद्धौ है वो संबुद्धौ तस्मिन् इति निर्दिष्टे वाला है, औपश्लेषिक सप्तमी है, अर्थात संबुद्धि पर में रहने से ह्रस्व का गुण हो जाएगा। ठीक है, अच्छा देख लीजिए, हम लोग पहले देख ही लेते हैं सूत्र को। सूत्र प्रभेद विधि सूत्रम, कैसा विधि? गुण करता है। देखिए गुण सूत्र जो है सिर्फ आद गुण से गुण नहीं होता है, और भी बहुत सारे सूत्र है, उनमें से आपको मैं अभी इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ। एक सूत्र हुए ह्रस्वस्य गुण, ठीक है, ह्रस्वस्य गुण, ओके, ह्रस्व का गुण होता है। कैसा ह्रस्व, किस प्रकार का ह्रस्व, वो हम लोग देखेंगे। तो ह्रस्व का गुण हो जाता है, ये विधि सूत्र है, गुण आदेश होता है। पदच्छेद ह्रस्वस्य गुणः, षष्ठी एक 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 आदेश होता है प्रथमा में, पता ही है आपको। अधिकार अंगस्य का अधिकार सकता है। अब क्या हो जाएगा अर्थ? ह्रस्व अंत अंग का गुण होता है। मैं बता दिया वृत्ति क्या है, संबुद्धि पर में रहने से। देखिए अभी तक अर्थ लग चुका है। हाँ, अंग क्या है? मतलब जो अभी लघु सिद्धांत कौमुदी का आज संधि में है, उसको अंग के बारे में थोड़ा ज्ञान नहीं होगा, तब भी मैं बता दे रहा हूँ। जिस शब्दों से परवे सुख प्रत्यय होता है उस शब्दों का अंग संज्ञा हो जाता है। ठीक है, साधारण तौर पे सिर्फ शुभ प्रत्यय नहीं, मतलब जिस शब्द से परमे प्रत्यय रहे उस शब्द का अंग संज्ञा हो जाए। चाहे सूत्र क्या है? यू हैव एनी आइडिया व्हाट इज द सूत्र ऑफ अंग संज्ञा, फॉर अंग संज्ञा? यस्मात् प्रत्यय विधि तदादि प्रत्ययिकम, पढ़े ना, जो भी है। तो यस्मात् प्रत्यय विधि ही, अर्थात जिससे पर में प्रत्यय विधान किया जाता है, तदादि प्रत्ययिकम, अर्थात जिससे राम से प्रत्यय विधान किया गया, तो रकार आदि आंत पर्यंतम, अकार पर्यंतम जो है र आम अ, इसका क्या हो जाता है? अंग संज्ञा होता है। तो देयर आर मतलब बोल सकते हैं मतभेदास, यू नो, सब मतलब कोई कोई ऐसा बोलता है कि वहां पे जो है सिर्फ अ का अंग संज्ञा होता है, कोई बोलता है पूरा राम का अंग संज्ञा होता है, लेकिन मेरा मन से ऐसा मुझे लगता है कि पूरा राम का ही होता है। अब क्यों सिर्फ आ का बोलता है? क्योंकि वहां पे जो यस्मात् प्रत्यय विधि तदादि प्रत्यय ये बोला है ना, तो सप्तमी है, प्रत्यय पर में रहने से अव्यवहित पूर्व का होगा, इसलिए अ का होगा। अच्छा ठीक है, इस पे एकदम गौर मत करिए, मैं जो भी बोला है रिकॉर्ड हो चुका है, तो आई एम सॉरी। मैं जो भी बोला उस पर ज्यादा गौर मत करिए, बस थोड़ा सा इसका ज्ञान लेते चलिए। ह्रस्व अंग का अंग का गुण होता है। हाँ? अंग किसे कहते हैं? जिससे पर में प्रत्यय क्या है? अनुवृत्ति संबुद्धौ का अनुवृत्ति होता है, 7-3-106 से संबुद्धौ का अनुवर्तन होता है। अच्छा, तो 7-3-106 से तो होता है, तो संबुद्धौ 4 से संबुद्ध है। तो और क्या है? संपूर्ण सूत्र क्या हो गया? ह्रस्वस्य अंगस्य संबुद्धौ गुणः, संबुद्धि पर में रहने से ह्रस्व अंग का गुण हो जाता है। ठीक है, अच्छा संबुद्धि किसे कहते हैं? प्रथमा का एक वचन को संबुद्धि कहते हैं। संबोधन में याद रखना है संबुद्धौ, यहाँ मैं थोड़ा याद कर दिया, मतलब ब्रैकेट में दे दिया क्योंकि वृत्ति में इतना ही दिया था। तो ह्रस्व अंत अंगस्य, ह्रस्व अंत जो अंग है उसका क्या हो जाता है? आ, क्या हो जाता है? उसका गुण हो जाता है संबुद्धि पर पे रहने से। तो ह्रस्व अंत अंग का गुण हो जाता है संबुद्धि पर में रहने से। ओके, तो संबुद्धि पर में रहने से ह्रस्व अंत अंग का गुण हो जाता है। हम लोग याद में रखना है कि संबुद्धि निमित्तक को हम लोग समझ रहे हैं। संबुद्धो साकल्य से वनार्थ से सूत्र में जो वृत्ति में बोला गया संबुद्धि निमित्तक ओकार, ओकार वा प्रकृत्य अवैदिके इति ऊपर जो बोला है वहां संबुद्धि निमित्तक जो बोला है ओकार, ऐसा ओकार जो संबुद्धि निमित्तक ओकार, तो वो जो समुद्धि निमित्तक ओकार, उसके बारे में हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से, बोल रहा है ह्रस्व से गुणा, बोल रहा है संबुद्धि पर में रहने से ह्रस्व अंत अंग का गुण हो जाता है। ठीक है, अब देखिए
हे विष्णु प्लस सु, यहाँ पे क्या होता है, हे विष्णु बन जाता है। तो हाउ द हे विष्णु विल बी गेट, वो हम लोग देखेंगे। तो विष्णु प्लस सु, यहाँ मैं हे नहीं लिखा हूँ। ओके, तो देखिए ध्यान से, विष्णु प्लस सु, इस अवस्था में हम लोग, ये जो सु है इसका संबुद्धि संज्ञा हो जाएगा। सूत्र क्या है, एक वचनम संबुद्धि ही। हाँ, तो ये मैं यहाँ लिख दिया, एक वचनम संबुद्धि से संबुद्धि संज्ञा होता है। तो ये जो सु है वो संबुद्धि वाला सु है, इसलिए मैं ब्रैकेट में यहाँ संबुद्धि ही लिख दिया। ओके, तो संबुद्धि वाला सु। तो यहाँ सबसे पहला क्या हो जाएगा, सु का जो उ है उसका इत हो जाएगा। सूत्र क्या है, उपदेश है जरुणासिका इत में, ये सारा सूत्र नहीं लिखा हूँ यहाँ पे। और फिर सकार का लोप हो जाएगा, एक ह्रस्व संबुद्धि है बोल के एक सूत्र है, ह्रस्व से पर और एक अंत से पर ह्रस्व है। संबुद्धि का सु का लोप हो जाता है, संबुद्धि का सु है अर्थात स है, उसका लोप हो जाएगा। ओके, आप उ का लोप नहीं करके ही डायरेक्ट सु का लोप कर सकते हैं, एक ह्रस्व संबुद्धि से। ओके, इसके ऊपर एकदम ज्यादा आप लोग स्ट्रेस मत दीजिए, बस इसको थोड़ा हल्का से समझते चलिए कि ये जो ओ है, विष्णु का जो ओ है, या फिर वो जो संबुद्धि निमित्तक ओकार का प्रकृति बोला है इति पर में रहने से, तो वो संबुद्धि निमित्तक ओकार कैसे हो सकता है। तो ये जो हे विष्णु हुआ है, इसमें जो ओकार है ये संबुद्धि का ओकार है, तो ये ओकार कैसे संबुद्धि निमित्तक हुआ, वो ध्यान में रखना है। ओके, अब देखिए वो करने के बाद ये तो लोप हो गया, लोप होने के बाद ये इनविजिबल हो गया, अर्थात है लेकिन नहीं दिखाई दे रहा है। आदर्शन, आदर्श मतलब लोप हो गया इसका ना, है लेकिन नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए मैं इस कलर ऐसा दिया। ओके, तो ये है लेकिन नहीं दिखाई दे रहा। अब देखिए इस अवस्था में क्या है, हम लोग अभी अभी सूत्र पढ़े हैं रस्वस्य विराम। तो ये एक अंग है क्योंकि इससे पर पे एक प्रत्यय है, तो प्रत्यय यदि किसी से पर पे रहता है तो उसका अंग संज्ञा हो जाता है, तो ये अंग है। तो अभी अभी सूत्र में हम लोग पढ़े रस्व अंत अंग का, रस्व अंत में है ऐसा अंग है, उसका क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा। ठीक है, गुण क्या क्या है, गुण अधिंग गुण अ ए ओ को गुण कहते हैं। ठीक है, अब ऊ का हम लोग को गुण करने के लिए बोला है डायरेक्टली, तो हम लोग कैसे समझेंगे कि ऊ के स्थान पे कौन सा गुण। ठीक है, उच्चारण स्थान देख लेंगे तो ऊ उपध्वनियनम कोष्ठो एदयितो हो, ओदौतो हो कर्तुष्ट। इसीलिए यहाँ पे ऊ के स्थान पे क्या हो गया, ओ हो गया। ऊ के स्थान पे क्या हो गया, ऊ के स्थान पे ओ हो गया। ठीक है, ऊ के स्थान पे ओ हो गया। अच्छा, निमित्त क्या था यहाँ पे, संबुद्ध ह्रस्व अंत अंग का गुण कब होगा, संबुद्धि पर में रहने से। देखिए यहाँ तो सु का लोप हो चुका है, तो सु तो पर में है नहीं, तो आप कैसे समझेंगे कि पर में सु है। तो एक सूत्र है प्रत्यय लोप प्रत्यय लक्षण, प्रत्यय का लोप हो जाने से भी उसको हम लोग निमित्त मान के कार्य कर सकते हैं। उसके हिसाब से आप बोल सकते हैं कि ये है लेकिन नहीं दिखाई दे रहा है, इसीलिए दर्शन विद्यमान है लेकिन नहीं दिखाई दे रहा है, इसीलिए ऐसा बोला गया है ना वहां, अर्थात है। अब है इसीलिए इसको मान करके, तो संबुद्धि पर में है। तो मैंने शुरू में ही आज आपको बताया था, ये जो प्लुत प्रकृति नित्य में जो अची है वो प्रकृति भाग के लिए एक निमित्त है, ये मैं याद रखने के लिए बोला था। तो वैसे ही ये जो ओ हुआ, इसका निमित्त क्या है, ये ओ होने का कारण क्या है, संबुद्धि है। पर में सबुद्धि रहने से ह्रस्वंत का गुण होगा। तो ये एक ऐसा ओकार है जो ओकार समुद्धि को निमित्त मान के हुआ है। तो इसीलिए इस ओकार को हम लोग कहेंगे समुद्धि निमित्तक ओकार। तो ऐसे जितने सारे ह्रस्व उकारांत शब्द पुल्लिंग में है जिसका ह्रस्व से गुण से ओ हो जाता है समुद्धि में, हाँ, उस और मतलब संबोधन में प्रथमा का एक वचन में, संबोधन में प्रथमा का एक वचन इसका संबोधन करता है वहां पे, तो वहां पे जो ओकार उसका प्रकृति संज्ञा होगा ही, क्योंकि ये एक संबुद्धि निमित्तक ओकार है, ये ध्यान में रख। तो यहाँ विष्णु संबुद्धि निमित्तक विष्णु हो गया इक्वल्स टू विष्णु, क्या सूत्र लग गया यहाँ रसपस्य गुण संबुद्ध संबुद्धि पर यहाँ से आपको आप लोगों का समझने के लिए मैं याद किया हूँ। गुण किसे कहते हैं देखिए लगा सकते हिसाब से संबुद्ध को 10 मिनट से। अच्छा, अब हम लोग फिर बैक टू द पॉइंट। ओके, अब देखिए संबुद्धो शाकल्य सदगुणार्थ से फिर एक बार हम लोग झांक लेंगे, यहाँ तक हम लोग देख लिए। तो शाकल्य से मत है ना, शाकल्य के मत से संबुद्धि निमित्तक ओकार समझ गए हैं लोग। संबुद्धि निमित्तक ओकार क्या है, तो संबुद्धि निमित्तक ओकार का विकल्प से प्रकृति संज्ञा हो जाता है अवैधिके अर्थात लौकिके, मतलब वेद में ऐसा हम लोग को कहीं नहीं मिलता है, सिर्फ लोक में ही मिलता है। इतो पढ़े अर्थात इति शब्द पर में,
से। ओके, अब देखिए विष्णु इति, यही उदाहरण है इसके बाद। तो विष्णु इति में जो ओ हुआ है संबुद्धि वाला ओ है, संबोधन वाला ओ है, तो ये जो ओ है वो संबुद्धि को निमित्त मान के आदेश हुआ है। ठीक है, तो संबुद्धि को निमित्त मान के आदेश होने के कारण जो ये ओ है उसका क्या हो जाएगा, उसका प्रकृति संज्ञा हो जाएगा। सूत्र क्या है, सबुद्धौ साकल्यस्य साकल्यस्य एतावनार्थ से इसका क्या हो जाएगा, इसका प्रकृति संज्ञा हो जाएगा। तो विष्णु इति इस अवस्था में संबुद्धौ साकल्यस्य से ओ का क्या हो गया, सब बुद्धि संज्ञा, सॉरी प्रकृति संज्ञा हो गया। प्रकृति संज्ञा होते ही उससे पर में जो अच्छे रहने से दूसरे प्रकृति नित्यम से इसका क्या हो गया, प्रकृति भाव हो गया। तो प्रकृति भाव होते ही क्या हो जाएगा, विष्णु इति। अच्छा, ये जो है प्रकृति संज्ञा जो होगा संबुद्धौ साकल्य से जो ये प्रकृति संज्ञा होगा संबुद्धि निमित्तक ओकार का इति पर में रहने से विकल्प से अवैधिक में जो ये होगा, ये तो विकल्प में होगा। ठीक है, तो एक बार प्रकृति संज्ञा होगा, जब प्रकृति संज्ञा होगा अच पर इति पर सॉरी अच पर में रहने से, देखिए पहला बात तो इति पर में रहने से प्रकृति संज्ञा होगा, ये संबुद्धौ साकल्य स्थिता पुनर्से में ही आ गया। फिर भूत प्रकृति नित्यम से प्रकृति से पर में इति वाला जो ई है वो अच है, वो रहने से प्रकृति भाव हो गया। ठीक है, अब देखिए जब प्रकृति संज्ञा होगा तब प्रकृति भाव होगा तो विष्णु इति बनेगा, और जब प्रकृति संज्ञा नहीं होगा सिर्फ विष्णु इति यदि रहेगा तो क्या होगा। देखिए विष्णु इति यदि हम लोग संबुद्धौ साकल्य स्थिता पुनर्से पढ़े ही नहीं, तो हम लोग क्या करते साधारणतः, ओ है इति है थोड़ा देख लेते हैं, हाँ अच्छा अच्छा, तो यहाँ पे क्या सूत्र लगेगा ऐसा सोच के हम लोग क्या करते हैं, एच ओ ये बाया हम लोग पढ़े, तो एच का क्या होता है अयब आयब आदेश होता है अच पर में रहने से, तो अच पर में है एच है इसका अयब आयब आदेश कर देंगे, तो ओ है तो क्या आदेश होगा, ओ के स्थान में अब आदेश हो जाएगा। अब आदेश हो गया, सूत्र क्या लगा, एचो ये बाया वहा यथा संख्या निर्देश माना। ओके, तो इस सूत्र से क्या हो गया, अब आदेश हो गया। तो अब आदेश होने के बाद हम लोग अब देखिए फिर शाकल्य मुनि का एक सूत्र हम लोग आगे पढ़े हैं। उस सूत्र से इत हो जाएगा लोप शाकल्यस्य अवर्ण पूर्वयोः पदान्तयोः, एक पदांत है सुबंत है विष्णु, पदान्तयोः यवयोः लोपः, अवर्ण पूर्व है ऐसा पदांत यव का लोप होता है अश प्रत्याहार पर में रहने से, ये भी विकल्प से, अर्थात एक बार हम लोग बकार का लोप करेंगे एक बार नहीं करेंगे। तो देखिए लोपा शाकल्य से बकार का लोप कर दिए तो क्या हो गया, कृष्णा इति, आगे हम लोग कार्य नहीं कर सकते, मैं सूत्र लिखना भूल गया हूँ यहाँ पे, अच्छा मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ पे सूत्र लग जाएगा, जैसे ही लोपा शाकल्य से हो गया तो क्या हो गया, यहाँ पे आपका लोप नहीं हुआ, और लोप नहीं होने के कारण लोपा शाकल्य से पर में ही क्या सूत्र लग जाएगा, जैसे विष्णा इति है तो यहाँ क्या हो जाना चाहिए था, यहाँ इस अ और ई के बीच में गुण हो जाना चाहिए था, जो नहीं हुआ। सूत्र कारण क्या है नहीं होने का, पूर्वत्रा सिद्धम, जो त्रिपादी का यदि कोई सूत्र है, यदि कोई कार्य कर दिया है उसके बाद सपादी का सूत्र नहीं आ सकता है, क्योंकि सपादी का सूत्र त्रिपादी के सूत्र को नहीं देख सकता है। देयरफॉर यहाँ पे आदि गुणा नहीं लगा, आद गुणा नहीं लगा और नहीं हुआ, और क्या हो गया कृष्ण इति। अब ये जो लोपा शाकल्य से है ये विकल्प से है, एक बार बलोप होगा एक बार बलोप नहीं होगा, बलोप अभावे when the बलोप is not happening then विष्णविति कोई सूत्र नहीं, क्योंकि वैसे ही जुड़ जाएगा, बलोप नहीं होगा तो ये क्या होगा, ये ऐसे ही जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा विष्णविति, तो विष्णविति करके ये जुड़ गया और कुछ नहीं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो ये सारे सूत्र लग जाएंगे यहाँ पे। आज का यही तक, आप लोग मंगलाचरण कर लेंगे। तत्वा सरस्वती देवी शुद्धा पुण्यां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय सिद्धान्तकौमुदीं येन अक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं पररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनीं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। नमस्कार नमस्कारः।